तो इस फिल्म की शुरुआत 1997 से होती है, जब एक रेडियो ऑपरेटर को मैक्सिको में रहस्यमयी रेडियो सिग्नल्स रिसीव होते हैं। हैरानी की बात यह थी कि वही सिग्नल्स उसके एक दोस्त को अमेरिका में भी मिल रहे थे। जिज्ञासा से भरा यह आदमी उन सिग्नल्स की तह तक जाने के लिए जांच पड़ताल शुरू करता है और अंततः एक जगह पहुंचता है जहां आग लगी हुई थी। पास जाकर देखने पर उसे एक उल्कापिंड, मेट्रॉयड, पड़ा नजर आता है। जैसे ही वह उसके करीब जाता है, उसका डॉग जोर जोर से भौंकने लगता है। जिज्ञासावश वह उल्कापिंड के अंदर झांकता है। तभी उसमें से रहस्यमयी धुआं और चमकदार रोशनी बाहर निकलती है। अगले ही पल वह आदमी वहीं गायब हो जाता है। इसके बाद कहानी 2003 में अंटार्कटिका की ओर मुड़ती है, जहां नासा की एक रिसर्च फैसिलिटी बनाई गई थी। यहां वैज्ञानिकों को बर्फ के अंदर दबा हुआ एक अजीब सा ऑब्जेक्ट मिलता है। इसे सतह पर निकालकर नासा को सूचना दी जाती है। अब कहानी के मुख्य किरदार जूलियन को एक यूनिवर्सिटी में दिखाया जाता है। जूलियन एक वैज्ञानिक हैं जो पोजो वेव्स, रेडिएशन और स्पेस से आने वाले सिग्नल्स पर रिसर्च करते हैं। उन्होंने कई साल पहले एलियंस की खोज पर काम किया था, लेकिन जब कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला तो उनकी रिसर्च को असफल माना गया और उनका करियर प्रभावित हुआ। अब वह एक प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहे हैं। एक दिन यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल उन्हें बुलाते हैं और बताते हैं कि हाल ही में कुछ अजीब रेडियो सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं, जिनकी जांच के लिए नासा ने उन्हें अपनी रिसर्च फैसिलिटी में बुलाया है। इतने सालों बाद अपने पसंदीदा क्षेत्र में काम करने का मौका मिलने पर जूलियन बेहद उत्साहित हो जाते हैं। वह तुरंत उन सिग्नल्स पर रिसर्च शुरू कर देते हैं और उनकी जांच के बाद स्पष्ट हो जाता है कि ये सिग्नल न तो पृथ्वी के हैं और न ही पृथ्वी से संबंधित किसी चीज के। इसके अलावा ये सिग्नल काफी शक्तिशाली थे और अमेरिका के अलावा कई अन्य देशों में भी इन्हें रिसीव किया गया था। हालांकि इस बारे में जूलियन को अभी तक जानकारी नहीं थी। स्थिति गंभीर थी, इसलिए सरकार और नासा ने इस पर गहन शोध करने का निर्णय लिया। जूलियन अब अंटार्कटिका की ओर रवाना होते हैं। वहां पहुंचने पर बर्फीले तूफान के कारण उनका प्लेन बड़ी मुश्किल से लैंड करता है। रिसर्च फैसिलिटी एक भूमिगत केंद्र था, जहां उन्हें उनकी सहयोगी नायला रिसीव करती हैं। नायला उन्हें बताती हैं कि चूंकि यह फैसिलिटी अंडरग्राउंड है, इसलिए टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल के कारण यहां कंपन महसूस होता रहता है, लेकिन इससे कोई खतरा नहीं है। आगे बढ़ने पर वे इलेक्सी नामक प्रोफेसर से मिलते हैं, जो इस फैसिलिटी के प्रमुख हैं। इसके बाद वे जूलियन को उस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं, जहां से सिग्नल्स आ रहे थे। जैसे ही जूलियन ऑब्जेक्ट को छूते हैं, उन्हें कुछ विचित्र दृश्य दिखाई देने लगते हैं और उनके हाथ में तेज करंट दौड़ जाता है। इससे उन्हें एहसास होता है कि इस ऑब्जेक्ट में किसी तरह की रहस्यमयी शक्ति मौजूद है। तभी वहां केट नाम की एक वैज्ञानिक प्रवेश करती है, जो उनकी पूर्व पत्नी भी होती है। केट उन्हें उनके कमरे तक ले जाती है और यहीं से कहानी और रहस्यमयी मोड़ लेने लगती है। यहां आने के बावजूद भी जूलियन फील कर रहा था जैसे उसके हाथ में करंट दौड़ रहा हो। खैर, अब वो सो गया। आधी रात में अचानक उसकी आंख खुली। उसे फील हुआ कि यहाँ फैसिलिटी के अंदर कुछ हलचल हो रही है। रूम से बाहर जाकर उसने देखा तो उस ऑब्जेक्ट की बर्फ पिघल गई थी और उसके अंदर से कोई अजीबोगरीब चीज बाहर आ रही थी, जिसे देखते ही वो डर कर उठ गया और उसे पता चला कि असल में ये वो ख्वाब देख रहा था। पहले जब वो उठा तो वो ख्वाब में ही उठा था। देखने को मिलता है कि नायला जूलियन को उठाने के लिए आई थी ताकि वो नाश्ता कर सके। नायला जूलियन को यहाँ की फील्ड्स भी दिखाती है। जूलियन इन फील्ड्स को देखकर हैरान था। नायला ने बताया कि यह भी नासा का प्रोजेक्ट है। एक्सट्रीम टेम्परेचर में ये लोग पौधे उगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले सालों में किसी और प्लैनेट पर भी इंसानों का रहना मुमकिन बनाया जा सके। अब खाना खाने के बाद जूलियन अपना काम शुरू कर देता है। वह सिग्नल के वॉइस प्रिंट को अभी भी सर्च कर रहा था। उसका ख्याल था कि यह सिग्नल और वह ऑब्जेक्ट कहीं न कहीं इन सब का ताल्लुक एलियंस से है। लेकिन जूलियन की इस सोच पर सब लोग ही हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। आज तक नासा के लोग भी यही मानते थे कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते। तो फिर आखिर ये सिग्नल और वो ऑब्जेक्ट था। क्यालम उस टाइम पर बाकी साइंटिस्ट जूलियन के एलियन वाले पुराने प्रोजेक्ट का भी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता
और दोबारा काम पे लग जाता है उसे। अब उस ऑब्जेक्ट के करीब एक एंटीना लगाना था, जिससे वह ऑब्जेक्ट के सिग्नल्स को अच्छे से कैच कर पाए। यहाँ दूसरी तरफ हमें शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अथॉरिटीज़ को ये बात पता चली है कि ये सिग्नल जो 2003 में उनको मिले हैं, ऐसे ही सिग्नल 1997 में भी रिसीव हुए थे। सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि कई जगह पर यह बात जल्द से जल्द जूलियन को बताना जरूरी थी। सीन कट होकर दोबारा हमें फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अचानक रस्सियों से वो ऑब्जेक्ट टूटकर गिर गया है और उसके ऊपर की बर्फ भी छट गई है, और दिखाया जा रहा है कि उसकी सरफेस किसी अजीब जानवर की तरह है, लेकिन टच करने पे वो किसी पत्थर की तरह था। माइकल और बाकी साइंटिस्ट को लगता था कि ये कोई मेट्राइड है, लेकिन जूलियन उनकी बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि मेट्रोराइड्स में से सिग्नल्स नहीं निकला करते और इस ऑब्जेक्ट में से लगातार कोई सिग्नल्स निकल रहे थे। जूलियन अब इस सिग्नल को डिकोड करने में लग जाता है, जबकि माइकल और बाकी साइंटिस्ट को ये सिर्फ टाइम दस्त लगता है। अब जूलियन अंदाजा लगाता है कि यह ऑब्जेक्ट किसी स्पेसशिप का हिस्सा है और इसमें से निकलने वाले सिग्नल्स असल में डिस्ट्रेस सिग्नल्स हैं। जब कोई शिप मुसीबत में होती है तो वो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजती है। ऐसे ही उसे लग रहा था कि ये एलियन शिप का हिस्सा है जो डिस्ट्रेस सिग्नल भेज रहा था। लेकिन ये एक थ्योरी थी और कोई भी इसी पर बिलीफ नहीं करता। जूलियन को सिग्नल्स को डिकोड करने के लिए ज्यादा क्लियर सिग्नल्स चाहिए थे। उसने इस ऑब्जेक्ट को खोलने का फैसला किया। लेकिन केट कहते हैं यह डिसीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता है कि इसके अंदर कोई ऐसा वायरस हो। केट की इस बात से ज्यादा लोग एग्री नहीं होते। तब के जूलियन से ये भी कहती है कि अगर मान भी लो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एलियन हुआ, तो हम उससे इस वक्त लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। वो हमसे बहुत ही ज्यादा एडवांस होगा, और अगर वो स्पेसशिप लेकर यहाँ तक आ चुका है तो समझ लो हमारी टेक्नोलॉजी उसके सामने कुछ नहीं है। खैर, केक के पॉइंट्स को भी मद्देनजर रखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद सारे साइंटिस्ट मिलकर इस ऑब्जेक्ट को खोलने का फैसला कर ही लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट को काटना शुरू कर दिया जाता है और काटने की वजह से उस ऑब्जेक्ट का एक टुकड़ा टूटकर गिर जाता है। प्रोफेसर लेक्सी जब इसे उठाते हैं तो इसको अच्छी तरह देखते हुए केट को बताते हैं कि ये कोई मेट्राइड नहीं है। ये सॉलिड कार्बन से बना एक मटेरियल है जो दुनिया में पाया नहीं जाता। इसे खुद ही बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखने को मिला कि जूलियन जब अपने रूम में था तब उसके पास नायला आई। नायला उससे सिग्नल्स के कोड के बारे में पूछने लगी और वॉइस प्रिंट के बारे में पूछने लगी। जैसे जैसे से जूलियन ने उसे थोड़ी थोड़ी हिंट दी, तो नायला को लगने लगा ये तो बिल्कुल पजल गेम की तरह है, जिसे सॉल्व करने के लिए उसने जूलियन को कुछ हिंट्स भी दी। और उसके ऑडियो को फॉलो करते हुए जब जूलियन ने उन्हें रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो वह बहुत जल्दी असली मैसेज तक पहुंचने लगा। असली मैसेज था, डोंट ओपन इट, इसे कभी मत खोलना। ये देखते ही नायला और जूलियन दोनों ही परेशान हो जाते हैं और फौरन नीचे की तरफ भागते हैं, ताकि जो साइंटिस्ट उसको खोलने में लगे हैं वो उनको रोक सकें। लेकिन ये लोग जब तक पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये लोग उस ऑब्जेक्ट को खोल ही चुके थे, और उसके खुलते ही उसके अंदर से एक अजीब सी एनर्जी बाहर निकली, जिसने बाहर निकलते ही यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट को मार दिया। इन लोगों के मरते ही वहां पर एक आग का भी ब्लास्ट हुआ था। नायला और जूलियन ये सब देख रहे थे। हैं, अब इस सब के बाद दिखाया गया कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर सच में एक एलियन था, जिसके अंदर से एक अजीबोगरीब एसिड वाला धुआं निकल रहा था। जो धुआं जैसे ही यहाँ पर इंसानों के कांटेक्ट में आता है तो इंसानों को जलाकर मार देता है। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें अमेरिकन अथॉरिटीज को दिखाया जाता है, जिनको ये बात पता चल गई थी कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर एलियन था। यहाँ पे इन्हें एक और शॉकिंग बात ये भी पता चलती है कि 1997 में भी इन्हें एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट मिला था, जिसके अंदर भी एक एलियन ही था, और जैसे ही एक आदमी उसके करीब गया तो उसे इफेक्टेड होकर मारा गया। इसका साफ मतलब है कि वो जो भी चीज़ है वो इंसानों के लिए खतरनाक है, जानलेवा है। और अगर यही चीज़ उस फैसिलिटी के अंदर चली गई है तो समझो कि वहाँ पर मौजूद सभी साइंटिस्ट उससे इफेक्टेड हो गए होंगे, और अगर वह बाहर निकल आए तो इंसानों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि यह लोग उस फैसिलिटी को ही तबाह कर देंगे। इस चीज़ के बारे में जब खबर फैसिलिटी के अंदर के लोगों को मिली तो वो लोग बुरी तरह घबरा गए। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अथॉरिटीज़ कैसे इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट को मारने का फैसला ले सकते हैं।
ये लोग दुनिया को बचाने का काम कर रहे थे जूलियन, और सभी लोगों ने फैसला किया कि वह खुद ही इस फैसिलिटी के अंदर से निकल जाएंगे। लेकिन तूफान के तेज होने की वजह से यहाँ से फ्लाइट को टेक ऑफ करना भी एक बेवकूफ़ी था। ये लोग इसी फैसिलिटी से अगर वैसे भी बाहर निकलते तो मौसम की शिद्दत की वजह से मारे जाते। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। तब जूलियन ने सबको मशवरा दिया कि हमें दुनिया को बचाने के लिए मर ही जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा साइंटिस्ट अपने आप को कुर्बान करने को तैयार ही नहीं था। अभी वो लोग यही बात कर रहे थे कि जूलियन ने नोटिस किया कि कैमरा में से एलियन ऑब्जेक्ट के अंदर अब एलियन नजर नहीं आ रहा, और यह उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। जूलियन फौरन उस एलियन को ढूंढने के लिए गया, और उसे वो एलियन मिल भी गया जो उससे छुप रहा था। जूलियन ने फौरन अपनी टॉर्च साइड पे रख दी एलियन को यह दिखाने के लिए कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसकी बात को समझते हुए एलियन भी उसके सामने आया, और उसने जूलियन का चेहरा पकड़ लिया। वो अपनी टेलीकाइनेसिस पावर की मदद से जूलियन को बहुत सी चीजें दिखा रहा था। वो जूलियन को शायद अपनी जर्नी दिखाना चाह रहा था कि वो कैसे और कहाँ से इस दुनिया में आया। लेकिन इससे पहले कि पूरी की पूरी बात जूलियन समझ पाता, पीछे से पायलट आकर उस एलियन के ऊपर गोली चलाकर उसे मार देता है। ये देखकर जूलियन बहुत ज्यादा घबरा गया, क्योंकि उसे लगता था कि अब वो मारे जाएंगे। जूलियन का ख्याल था कि उस एलियन के कांटेक्ट में आते ही यहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे गए। लेकिन अगर वो लोग जिंदा हैं तो इसका मतलब था कि एलियन ने उन्हें अपना होस्ट बना लिया था, और अगर एलियन मर चुका है तो शायद वो भी जल्द ही मर जाएंगे। जूलियन की ये थ्योरी यहाँ पर मौजूद सभी बायोलॉजिस्ट को बेकार लगती है, और ये लोग यहाँ से बाहर जाने की बात करते हैं। लेकिन जूलियन सबसे कह देता है कि जब तक यहाँ पे सबका ब्लड टेस्ट नहीं हो जाता, कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सबका ब्लड टेस्ट होता है, और सबकी बॉडी में वो एलियन वायरस पाया जाता है, जो कि बाहर जाते ही सब लोगों को मार देता। इन लोगों को उसने इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि इनकी बॉडी को उसने होस्ट बना लिया था। चूलन की बात मानते हुए केट यहाँ पर एंट्रेस का सारा कोड बदल देते हैं ताकि कोई भी यहाँ से बाहर ना जा पाए। इधर देखने को मिला कि अब 18 मिनट के अंदर अंदर सोल्जर्स यहाँ इस जगह को ब्लास्ट करने ही वाले थे, जबकि यहाँ पर वह साइंटिस्ट अभी भी अपनी जान देने को तैयार नहीं था। वो उठा और उसने पायलट को अपने बातों में लगा लिया। यहाँ पर एक लड़ाई का माहौल क्रिएट किया, और मौका देखते ही यहाँ के पिछले दरवाजों से भागने की कोशिश की। जैसे ही वो लोग फील्ड्स के पास से गुजरे तो उनके साथ वाले सभी पौधे मरने लगे। ये देखकर पायलट को एहसास हुआ कि वो भी एलियन की तरह अब टॉक्सिक हो चुका है, और अगर वो बाहर गया तो ऐसे ही अपने इर्द गिर्द के इंसानों को मार देगा। वह इतना उगर्स नहीं हो सकता था कि अपनी जान बचाने के लिए सबको खतरे में डाल दे। इसलिए उसने बाहर जाने का फैसला खत्म कर दिया, और उसका यह डिसीजन देखते हुए साइंटिस्ट को गुस्सा आया, और साइंटिस्ट ने उसके ऊपर गोली चला दी। जैसे ही ये खबर जूलियन को मिली कि वो साइंटिस्ट यहाँ से बाहर भागना चाह रहा है, जूलियन उसे रोकने के लिए आया, लेकिन देर हो गई। वो साइंटिस्ट दरवाज़ा खोलते हुए यहाँ से बाहर चला गया था, लेकिन इससे पहले कि वह आज़ाद हो जाता, हमें पता चलता है कि उस एलियन चिप के अंदर से निकलने वाली एनर्जी इस पूरी फैसिलिटी को अपने घेरे में लिए हुए थी, जिसके कांटेक्ट में आते ही वह साइंटिस्ट तो फौरन मरा गया। लेकिन जूलियन ने होशियारी दिखाई और यहाँ पर सांस लेना ही बंद कर दिया, और उसने फील किया कि ऐसा करने पर तो उसकी जान बच रही थी। ये एहसास होते ही वो फौरन फैसिलिटी के अंदर गया और सभी साइंटिस्ट को यहाँ ले आया। उसने बताया कि इस रोशनी के अंदर अपनी सांस आहिस्ता करके खड़े होने पर ये लोग मिसाइल के हमले से भी बच सकते हैं, क्योंकि हम लोग एलियन होस्ट बन चुके हैं, और ये एलियन एनर्जी अपने होस्ट को बचाएगी। मरना तो ऐसे था। सब उसकी बात मानते हुए ये एक्सपेरिमेंट करने लगे, और जैसे ही अथॉरिटीज़ ने इस फैसिलिटी के ऊपर वो मिसाइल फायर किया, तो उससे पहले ही वो एलियन एनर्जी इन सब को लेकर आसमान में उड़ गई, जैसे वो एक स्पेसशिप बन गई हो। यानी साफ मतलब था कि उस एलियन एनर्जी ने इन सब की जान बचा ली, और हो सकता है कि अब वो इन्हें अपने प्लेनेट पे ले जाए। और बस इसी स्पेसशिप को दिखाते हुए ही यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।